हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विक्रांत आज फिर अपने वादे के मुताबिक वापस आ गया हूँ वीडियो पार्ट 2 लेके अमेरिका आने पे। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में बिना वक्त गवाते हुए। मैं शेयर करने वाला हूँ आज आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है जब आप यहाँ पे आएँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब यहाँ आएंगे तो जॉब कैसे होती है, आपको क्या क्या साथ लेके आना है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आने के बाद हमें गाड़ी ज़रूर चाहिए होती है। अब व्हीकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका में। व्हीकल के बिना आपका काम नहीं चलता। आप कहीं भी जॉब करें, दूर करें या पास करें, एट सम पॉइंट आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब वो कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में मैं मान सकता हूँ कि अगर आपका काम, जो आपकी जॉब है, अगर आपके घर से बहुत पास है, मान लीजिए आप सिटी के पास कहीं रहते हैं, तो आपको वहाँ से अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो वैसे तो कोई बात ही नहीं है। आप जाइए और घर वापस आ जाइए शाम को, गाड़ी का खर्चा बच जाएगा। और जब आपकी छुट्टी होती है जिस दिन, आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके आप अपने काम कर सकते हैं या टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम जो है दूर है आपके घर से और आपको काम पे जाने के लिए इवन की बस लेनी है या ट्रेन लेनी है, उसके लिए भी आपको अगर वॉक करके 1 माइल जाना पड़ेगा तो ये वर्थ नहीं है। उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और मोर ओवर अमेरिका में कई स्टेट्स में वेदर बहुत ख़राब हो जाता है कुछ महीनों में। जैसे कि न्यूयॉर्क की बात मैंने की थी, सर्दियाँ बहुत ख़राब होती हैं, बहुत ठंड होती है। आप पैदल चल के जाएंगे, स्नो है, आइस है, इट्स नॉट सेफ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एट सम पॉइंट आपको गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी और लेनी भी चाहिए। दैट मेक्स योर लाइफ ईजी। तो गाड़ी लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आप क्या क्या जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गाड़ियाँ जो हैं यहाँ कई तरह की हैं। बहुत ही कंपनियाँ ऐसी हैं जो एक से एक एक क्लास गाड़ी बनाती है। लेकिन स्टार्टिंग में हम बजट पे होते हैं, इसलिए हमें जो है एक अच्छी इकोनॉमिकल गाड़ी जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, कॉस्ट कम हो और लंबी चलने वाली हो, यानी कि जापानीज़ गाड़ियाँ जैसे कि ये होंडा, टोयोटा, ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं, निसान की गाड़ियाँ, ये सब गाड़ियाँ जो हैं इन कंपनियों की, ये अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, लॉन्ग रन में चलने वाली होती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। आप ये गाड़ियों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपको यहाँ पे नई गाड़ी लेनी है आके, अगर आप होंडा सिविक ले रहे हैं आके, तो होंडा सिविक की कीमत लगभग, अगर ब्रांड न्यू लेनी है, अपने शोरूम से निकलवानी है, तो $24,000, $25,000 मिनिमम बेसिक प्राइस है इसका। फिर आप इसके ऊपर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बेल्स एंड विसल्स, न्यू न्यू चीज़ें ऐड कीजिए, आप मैट ऐड कर लीजिए, कुछ ऐड कर लीजिए, तो पैसे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से अगर आप सीआरवी की बात करें, सीआरवी भी लगभग $32,000 के आसपास, $32,000 के आसपास होती है। उसके बाद आप उसके ऊपर और एडिशंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक होंडा की एक और सेगमेंट आती है, होंडा पायलट, वो 40,000 का ट्रक है। आप उसके ऊपर और एडिशंस करके उसको 50,000 तक लेके जा सकते हैं टॉप मॉडल में। तो ये आपकी विश है, जितना गुड़ डालोगे भैया चीज़ उतनी अच्छी बन जाएगी। लेकिन रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में ये है कि हम पुरानी गाड़ी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही गाड़ियाँ आपको पुरानी भी मिल जाएँगी और बढ़िया कंडीशन में मिल जाएँगी। अब पुरानी गाड़ी अगर आपने लेनी है, होंडा या टोयोटा जैसी गाड़ियाँ लेनी है, लगभग सिमिलर प्राइस की होती हैं ये सब गाड़ियाँ आपस में। तो जैसे कि होंडा पायलट है, उसके सामने निसान का पाथफाइंडर, वो दोनों सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। लगभग एक एक जैसा प्राइस मिलेगा आपको, फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपको पुरानी गाड़ी लेनी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत सस्ती गाड़ी ले लें। बेचने वाले आपको गाड़ी 500 की भी बेच देंगे, 1000, 2000, 2500 की भी बेच देंगे, 3000 की भी बेच देंगे, लेकिन वो वर्थ नहीं होती है। इतनी सस्ती गाड़ी लेंगे तो आप फँस जाएँगे, क्योंकि आपको बाद में इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए इससे 4 गुना कीमत लगानी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप गाड़ी पुरानी पुरानी लेना चाहते हैं, डेफ़िनिटली लीजिए, थोड़ा रुकिए, लेकिन सर्टिफ़ाइड डीलर से लीजिए, सर्टिफ़ाइड गाड़ी। जी हाँ। क्योंकि सर्टिफाइड गाड़ी से क्या होता है कि आपको वो एक तरह की वारंटी देते हैं कि भैया इतने माइल्स तक अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बम्पर टू बम्पर कवरेज है। तो वो आपको 2-4 पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन आपको जो दिमाग की शांति होती है ना, वो मैं बता नहीं सकता आपको। वो बहुत पीस ऑफ माइंड रहता है आपको। आप मेरी बात मानिए, सर्वे कीजिए जब आप यहाँ आएँगे, पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो जो एवरेज गाड़ियों की चलती है, पुरानी गाड़ियों की कीमत वो है 10,000 से $15,000 तक चली जाती है, जो होंडा सिविक की रेंज की है। ठीक है, लगभग आस-पास की रेंज की।
तो इसमें वेरिएशंस भी बहुत हो सकती हैं। कोई डीलर आपको बेटर प्राइस दे सकता है, कोई डीलर महँगा होगा, डिपेंड्स कि आपको क्या-क्या साथ में ऐड ऑन्स दे रहा है उसके, क्या-क्या साथ में एक्स्ट्रा दे रहा है आपको फीचर्स, वो सब। तो ये बात ध्यान देने वाली है। बाद में ये है कि देखिए, अब गाड़ी चलानी है, गाड़ी के साथ-साथ आपको गाड़ी में गैस भी डलवानी है। अब गैस जो है रिसेंटली अमेरिका में बहुत महँगी हो गई थी, और गैस का ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हैं। आप घर के अगर पास काम करते हैं, कुछ 1 माइल की दूरी पे हैं, फिर तो आपकी गैस बहुत कम लगने वाली है। अगर दूर करते हैं तो डेफ़िनेटली ज़्यादा अप डाउन करना पड़ेगा, गैस ज़्यादा खर्च होगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिकल गाड़ी चाहिए, तो होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड जैसी गाड़ियाँ जो होती हैं, ये इकोनॉमिकल होती हैं। इनमें 1 गैलन में काफ़ी माइलेज मिल जाती है आपको। जैसे कि कुछ साल पहले मेरे पास होंडा सिविक हुआ करती थी, तो होंडा सिविक की जो एवरेज निकलती थी लोकल चलाने पे, वो लगभग 20 की निकल जाती थी, और अगर हाईवे पे चलानी है तो 25-26 तक चली जाती थी, अगर आप उसको अच्छी कंडीशन में रखते हैं तो। और जो सीआरवी या ट्रक जैसे होती हैं गाड़ियाँ, सेमी ट्रक या फुल एसयूवीज़ जैसे कि होंडा पायलट है, वो जो हैं वो आपको हाईवे पे 20-22 देते हैं, और लोकल आपको 15-16 माइल्स पर गैलन देते हैं। 1 गैलन के अंदर इतने माइल्स मिलेंगे आपको। तो ये आपको पहले थोड़ा आइडिया ले लेना है कि आपका जैसा काम है, कितना दूर काम करते हैं, क्या आपको ट्रक ले जाना वर्थ है वहाँ पर। हाँ, ट्रक, सीआरवीज, इनके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि ये ट्रक ऊंचे होते हैं, 4x4 होते हैं, स्नो में चलने के लिए अच्छे रहते हैं। इनके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ मेंटेनेंस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस की कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो एवरेज गैस की प्राइस है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर गैस, 87 जिसे बोलते हैं नंबर, तो 87 गैस जो रहती है वो यूजुअली न्यूयॉर्क जैसी जगह पे 3 से साढ़े 3 डॉलर के बीच में रहती है एवरेज। कभी सस्ती भी हो जाती है, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। अब प्रीमियम जो है वो 4.5 डॉलर तक चली जाती है। प्रीमियम में क्या होता है, ये जो हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि बीएमडब्ल्यू है, लेक्सस है, या और भी कोई अच्छी रेट की गाड़ियाँ हैं, वो उनमें सिर्फ प्रीमियम गैस ही जाती है, आप उसमें रेगुलर गैस नहीं डाल सकते। तो ये तो रही गैस की बात। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और आपकी गैस कितनी लगने वाली है, कितने माइल्स आपका काम दूर है आपके वहाँ से। और इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप गैस डलवाते हैं, तो वो गैस जो है आप कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड से डलवाइए, अगर आपके पास है तो। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊँगा कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि कम जो बैंक होते हैं ना, वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप अगर इस क्रेडिट कार्ड से गैस डलवाते हैं, तो हम आपको कैशबैक देंगे 3%, 2%, आपको पैसा वापस आएगा जितने की गैस आप डलवाएँगे। या कैटेगरी आप चूज़ कर लीजिए, उनकी कैटेगरीज़ होती हैं। अगर आप, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका है, वो 3% कैशबैक देता है गैस पे, ठीक है? 2% कैशबैक देता है ग्रोसरीज़ पे, 1% कैशबैक देता है रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाते हैं तो। तो ये सब भी सेविंग्स होती हैं आपकी, इसको भी आप ज़रूर नोटिस कीजिए। और मेरे वो फ्रेंड्स जो यहाँ के उबर या टैक्सी चलाएँगे, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब वो अपना क्रेडिट कार्ड गैस के लिए यूज़ करेंगे, तो 2 या 3% जो भी आपका बैंक देता है, वो आपको वापस आएगा, वो आपकी सेविंग है। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए, थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए। अब ये तो रही क्रेडिट कार्ड की बात, गैस डलवा लिया आपने, अब गाड़ी भी चलाने लग गया। अब गाड़ी चलाने के बाद भैया कुछ माइल चलाने के बाद उसको सर्विस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सर्विस में क्या है कि गाड़ी की सर्विस यहाँ पर एवरेज जो होती है 3000 से 4000 माइल चलाने के बाद होती है। गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैकेनिक की रिकमेंडेशन होती है वो 3000 से 4000 माइल होती है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं उसमें, इंजन ऑयल। तो ऑन एवरेज जो गाड़ी की सर्विस का खर्चा है वो 50 से 60 डॉलर है एक बार का। ऑयल चेंज होता है, गाड़ी के सारे आपके टायरों की हवा वगैरह चेक कर देते हैं, सभी जो ऑयल्स होते हैं, अदर ऑयल्स जैसे कि ब्रेक ऑयल है, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड है, और भी तरह के जो फ्यूल्स होते हैं उनको टॉप अप करते हैं, रेडी करके देते हैं आपको गाड़ी। तो ये भी एक मेंटेनेंस में आता है। आप 4000 माइल गाड़ी कितने महीनों में चलाएंगे, आपका बजट उस हिसाब से देख लीजिए। आपकी 4000 माइल गाड़ी आपकी 2 महीने में चलती है कि 4 महीने में चलती है, तो ये आपका एक प्रोसेस में आ जाएगा। ये रही आपकी गाड़ी की सर्विस। अब आगे चलते हैं गाड़ी में और क्या क्या आता है। अब गाड़ी में देखिए, सर्विस के अलावा गाड़ी को मेंटेन भी करना ज़रूरी है। आपने गाड़ी खर्चा किया, उसके ऊपर बाई की है, तो उसको कार वॉश भी चाहिए।
कार वॉश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के वेदर जो होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, स्पेशली न्यूयॉर्क में मैं रहता हूँ, यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो सॉल्ट छिड़का जाता है सड़कों के ऊपर। सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर करके ना ये ट्रक्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर डालते हैं। अब जब गाड़ी आप दौड़ाते हैं उसके ऊपर, तो जो सॉल्ट होता है वो गाड़ी के पेंट पे जाके लगता है और वहाँ स्टिक हो जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक उसकी केयर नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे गाड़ियों का जो पेंट होता है वो डल हो जाता है। इसलिए आपको गाड़ी को क्लीन भी रखना ज़रूरी है। सर्दियों में मुश्किल है गाड़ी धोना क्योंकि बहुत ठंड होती है बाहर। आप कार वॉश लेके जाइए, वहाँ पे गाड़ी धुलवा सकते हैं आप। कार वॉश में एक स्टैंडर्ड कार वॉश का खर्चा जो होता है, अगर एक ढंग की कार वॉश करवानी है तो 20 से $30 के बीच में आपका खर्चा रहेगा, एक बार कार धुलवाने का। हाँ, समर्स में जैसे मैं खुद अपनी गाड़ी धोना बहुत पसंद करता हूँ। समर्स में वीकेंड होता है, छुट्टी होती है तो मैं और मेरे बच्चे गाड़ी में बाहर लग जाते हैं, पाइप लेके अपना गाड़ी साफ करते हैं। तो इट्स फन आल्सो। यू कैन डू दैट आल्सो। दैट सेव्स मनी आल्सो, बट इट इज़ आल्सो फन। तो ये रही गाड़ी को वॉश कराने की बात। अब गाड़ी वॉश हो गई है आपकी, गाड़ी मेंटेन करनी है, ज़रूरी है। अब इसके अलावा गाड़ी को चलाने के लिए जो है, आपको कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास जो कि सरकारी परमिशन मानी जाती है, स्टेट की रिक्वायरमेंट है, और वो है इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और एमिशंस, 3 चीज़ें। अब देखिए, इंश्योरेंस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होती है एक तरह का परमिट होता है गाड़ी को चलाने का, जो कि यूजुअली 2 साल का होता है। एक स्टिकर होता है गाड़ी के विंडो पे लग जाता है, आप वहाँ लगाते हैं उसको, ताकि कोई भी कॉप अगर देखता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर देखता है गाड़ी को, उसको पता चलता है कि ये गाड़ी जो है रजिस्टर्ड है और वैलिड है, उस पर डेट लिखी होती है। आपको रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले पहले उसको रिन्यू भी करवाना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको ज़्यादातर ईमेल आती है रिमाइंडर के लिए, तो आप ईमेल फॉलो कीजिए, उसको रिन्यू करवाइए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रिन्यू जो होती है, अक्सर $200-250 2 साल के होते हैं, या इससे कम भी हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इतना एवरेज कॉस्ट जो मैंने अब तक नोटिस किया है। अब आती है एमिशंस। एमिशंस यानी कि पॉल्यूशन टेस्ट, जिसे हम इंडिया में पॉल्यूशन बोलते हैं, गाड़ी का एमिशंस, ये स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको साल में 1 बार करानी पड़ती है, और अगर आप ये नहीं कराती तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, गाड़ी टो भी हो सकती है आपकी। और सेम थिंग आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ भी है, जो मैंने आपको पहले बताई है। 2 साल में आपकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होनी ज़रूरी है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होती या भूल जाते हैं किसी वजह से, तो आपको फ़ाइन लग सकता है, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, इसको लाइटली ना लीजिए। तो ये रही रिक्वायरमेंट स्टेट की। अब स्टेट की एक अदर रिक्वायरमेंट ये है इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी सड़क पे ला ही नहीं सकते। तो इंश्योरेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको बड़ी ख़ास बात बताना चाहता हूँ इंश्योरेंस में, कि यहाँ जब हम नए-नए आते हैं ना, तो इंश्योरेंस हम ले तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लूप होल्स होती है जो हमें पता ही नहीं होती। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहाँ आएँ, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी जगह से आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, अपने साथ जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उस कंट्री का ड्राइवर लाइसेंस ज़रूर लेके आइए। एक्टिव ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, साथ में लेटर ऑफ एक्सपीरियंस ज़रूर लाइए इंश्योरेंस कंपनी से, अपनी कंट्री से, जिस पे ये लिखा हो कि इनका नाम ये है, पॉलिसी नंबर ये है, और ये इतने साल से हमारे साथ कस्टमर हैं और ये गाड़ी चला रहे हैं। वो लेटर और आपका जो ड्राइवर लाइसेंस है आपकी कंट्री का, वो ले जाके आप यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी को दिखाइए, साथ में आपके यूएस का लाइसेंस दिखाइए, तो आपको जो है प्राइस मच मच बेटर मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप ये नहीं दिखाते हैं, आप यहाँ आके नया लाइसेंस बनवाते हैं यूएस में और आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, तो वो उनको ये लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है गाड़ी चलाने का, आपने लाइफ में पहले कभी गाड़ी चलाई नहीं। तो वो आपको एज अ न्यू ड्राइवर ट्रीट करके आपको हाई प्राइस लगाते हैं इंश्योरेंस वाले। इसलिए हाई प्राइस से बचने के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाइए, ताकि बेटर प्राइस मिल सके। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसे नोट भी कीजिए आप। उसके अलावा जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट्स के बारे में बात कीजिए। जैसे कि मेरे वो फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं और वो नर्स हैं या डॉक्टर हैं, तो कई कंपनीज़ जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज़, वो नर्सेस को, डॉक्टर्स को, या उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे वो काम करते हैं, वो होने के कारण उनको डिस्काउंट भी मिलता है। आप ये बात कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके अलावा मेरे वो फ्रेंड्स जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, जिनकी एज अराउंड 24 साल या 25 साल से कम है, या अराउंड दैट एज के हैं,
ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी इसी एज के लोगों को जो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, फुल टाइम स्टूडेंट, और उनके ग्रेड्स भी अच्छे हों, तो उनको फुल टाइम स्टूडेंट होने के नाते एक गुड स्टूडेंट ड्राइवर डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप ये भी ज़रूर पूछिए, पूछना ना भूलिए, यू नेवर नो। उसके अलावा आप और भी कई डिस्काउंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंसिव ड्राइवर सर्टिफिकेशन डिस्काउंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं और हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी स्टेट में एज रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने साल का ही होना है ये कोर्स करने के लिए, किसी स्टेट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप ये पूछ लीजिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कि एज रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे कि न्यूयॉर्क है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉर्जिया चली जाइए, वहाँ पे कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी एज के हों, आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स क्या होता है, ये ऑनलाइन कोर्स होता है और यूजुअली ये कोर्स 1-2 घंटे का होता है। $20 से $30 तक इसकी फ़ीस होती है। आप वो दे दीजिए, ऑनलाइन पे कीजिए, कोर्स कीजिए और आपको सर्टिफिकेट देगी वो कंपनी, जो कि 3 साल तक वैलिड रहेगा, फॉर 3 इयर्स। अब वो 3 साल का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दिखाइए और आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो देख के अपने पास रिकॉर्ड में रखेगी और आपको उसका एक डिस्काउंट दे देगी पॉलिसी के ऊपर। और उन 3 सालों में जितनी बार भी आपकी पॉलिसी रिन्यू होती है इंश्योरेंस की, उतनी ही बार आपको डिस्काउंट मिलते चला जाता है। और पॉलिसीज़ जो होती हैं यूजुअली यहाँ पे इंश्योरेंस की, वो 6 महीने की या 1 साल की, इस तरह से पॉलिसीज़ होती हैं। ज़्यादातर 6 महीने की पॉलिसी मानी जाती है, यहाँ पर दी जाती है लोगों को। अब क्या है कि साथ ही साथ पॉलिसीज़ के अलावा जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं फैमिली के साथ और वो किसी रेंटल जगह पे रह रहे हैं, रेंट अपार्टमेंट कर रहे हैं, उनके पास एक्सपेंसिव स्टफ़ है, जैसे कि एप्पल का लैपटॉप हो गया, एप्पल का फ़ोन हो गया, या और भी कई एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। भगवान ना करे कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि फ्लड आ जाए, आपका सामान ख़राब हो जाता है या आपकी गाड़ी के अंदर कोई तोड़ के सामान निकाल के ले गया, ऐसी वारदात भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन कभी भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास रेंटल इंश्योरेंस होती है, जो कि आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी कवर करती है। ये भी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पूछ सकते हैं। ऑन एवरेज जो मैंने देखा है, रेंटल इंश्योरेंस जो होती है वो $110-120 साल का होता है, लेकिन वो लेने के कारण आपको अपनी ऑटो पॉलिसी के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी ऑटो पॉलिसी जो होती है उसका प्राइस और भी कम हो जाता है गाड़ी की पॉलिसी का। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इंश्योरेंस, गैस, सर्विस, गाड़ी को कैसे बाय करना है, डीलर के पास जाइए, यूँ ही कहीं से भी गाड़ी मत उठा लीजिए, क्योंकि आप नए हैं, आपको भेद नहीं है चीज़ों का और हो सकता है आप ठगे जाएँ, इसलिए बी वेरी केयरफुल। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करना चाहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही से सही आंसर प्रोवाइड करूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको और चीज़ें भी बताने वाला हूँ, जैसे मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि रेंट का घर कैसे लिया जाता है यहाँ पर, ग्रोसरीज़ कैसी हैं, ग्रोसरीज़ में कैसे करना है, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, क्रेडिट कैसे लेना है, वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और वो भी बड़ी खास इन्फॉर्मेशन है आपको देने वाला हूँ अगले वीडियो में। बने रहिए मेरा थर्ड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाया। कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट में डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो अमेरिका आना चाहते हैं, जिनके पास एक ड्रीम है और हमें उस ड्रीम को पूरा करना है। चलिए मिलते हैं अगली बार। टेक केयर।